Hello guys, welcome to our YouTube channel that is Bright Beginnings with JS Yadav. I am here to continue our last topic. Sorry for inconvenience. From last few days I was suffering from a lethal allergy. That's why I am not able to record classes. So now I will start our continued topic, that is our environment. Lastly we discuss about what is environment, what is biotic factors, what is biotic factors. ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इकोसिस्टम क्या है. इकोसिस्टम जो है वो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट का क्या है, इनके अंदर इंटरेक्शन है, यानी इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट, उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम. इसके पोर्शंस पढ़े थे. ठीक है, इकोसिस्टम के बाद हमने फूड चेन, फूड वेब और ये सब हमने डिस्कस कर लिया था. लास्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था वो था बायोमैग्निफिकेशन, यानी कि जो टॉक्सिक्स होते हैं, जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन जो है वो कितनी कहाँ तक पहुंच रही है, किसके अंदर, फूड चेन या फूड वेब के अंदर. यानी अगर कोई प्राइमरी कंज्यूमर जो है या फिर हम प्रोड्यूसर के अंदर किसी टॉक्सिक का यूज कर रहे हैं तो वो क्या होती है, वो एक्वेटिक इकोसिस्टम तक पहुंच जाती है और टॉप कंज्यूमर के अंदर उसका क्या होता जाता है, डिपोजिशन होता जाता है. अब आवर एनवायरमेंट के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एक तो ग्लोबल वार्मिंग है. ग्लोबल वार्मिंग जो है वो लेटेस्ट कंसर्न है ना. ये हर में आपने एसएसटी के अंदर, इंग्लिश के अंदर, साइंस के अंदर सब में पढ़ रहे हो. दूसरा टॉपिक जो है वो क्या है, एक एसिड रेन का है, इसके अंदर थोड़ा सा पोर्शन आप लोगों के. और जो लास्ट है वो क्या है, वेस्ट का. ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट, हम वेस्ट कैसे, वेस्ट क्या क्या है, गार्बेज क्या है, उसका आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे. ठीक है, तो ये 2-4 टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे. तो पहले तो हम बात करते हैं व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, है ना. यानी एनवायरमेंट क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो एनवायरमेंट क्या है, हमारे आसपास की सराउंडिंग है. ठीक है भाई. फिर है ग्लोबल वार्मिंग. अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ आवर सराउंडिंग्स ड्यू टू, क्या कह रही हूं मैं, इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड कर सकते हैं, या फिर इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ आवर सराउंडिंग्स, आवर सराउंडिंग्स ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस. अब व्हाट इज ग्रीन हाउस गैसेस. अब देखा होगा कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर आपने पढ़ा है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके अंदर क्या है, गैसेस बहुत सारी प्रेजेंट है. क्या है, गैसेस बहुत सारी प्रेजेंट है. कौन कौन सी है भाई, सबसे ज्यादा अमाउंट में आपने पढ़ा है क्या है, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन का परसेंट वगैरह आप सब छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो कि जो नाइट्रोजन है वो 78% है, ऑक्सीजन जो है वो 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है. तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है, अब देखना. ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो पहला हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की. किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की. कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपने देखा होगा कि क्या हो रहा है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिलहाल अगर हम सिनेरियो में देखे जाए तो पहले जो अगर हम 1750 के बाद की बात करें, 1750 एडी की बात करें, तो उस टाइम पे क्या था, 250 ppm था. यानी इसका जो कंसेंट्रेशन था वो 250 ppm था. ये अब कितना हो गया, 368 समथिंग हो गया. और ये कहा जा रहा है कि जब 21st सेंचुरी क्या होगी, खत्म होगी, 21st सेंचुरी खत्म होगी तो ये 970 ppm हो जाएगा, यानी अराउंड 500 ppm का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा. तो अब अगर मैं बात करूं मोटी मोटी, तो आपने देखा होगा कि पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट था वो 0.02% था, और अब जो परसेंट हो गया वो कितना हो गया, 0.03%, यानी 1% तो यहाँ इंक्रीमेंट हो गया. तो ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. अब टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हो रहा है वो भी बात कर लेते हैं हम. जैसे मैंने बताया कि CO2 ये एक गैस है. दूसरी मैं बात करूं CFC, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बताया वो मैं बता रही हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग का 60% जो रिस्पॉन्सिबल गैस है वो ही है. मैं बात करूं क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है बेटा वो कहाँ कहाँ यूज होती है, रेफ्रिजरेटर में कूलेंट्स के थ्रू, कूलेंट्स के लिए, है ना, कूलिंग गैस है ये, रेफ्रिजरेटर के अंदर, एरोसॉल्स के अंदर. ठीक है, जितनी भी आप स्प्रेज यूज करते हो, डिओड्रेंट्स वगैरह यूज करते हो, उन सब के अंदर क्या होता है, CFC यूज होता है. ये ऑलमोस्ट 20% जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. फिर है
तीसरी गैस कौन सी है मैम? मीथेन। मीथेन जितने भी स्वैम्प प्लेसेस है, वेंटलैंड्स है और पैडी फील्ड्स है, और आपने देखा होगा रूमिनेंट्स है। रूमिनेंट्स कौन कौन होते हैं भाई? ये जितने भी आपके डोमेस्टिक एनिमल्स है। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से? काऊ है ना, ये काऊ है, बफेलो है, गॉट है और शीप्स हैं। इनकी जो गट्स होती है, रूमिनेंट्स की गट्स के अंदर मीथेन का प्रोडक्शन होता है, तो ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मीथेन गैस का प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी बात आपने देखा होगा कि पैडी यानी राइस फील्ड्स जो होती है उनसे भी क्या होता है कि मीथेन का प्रोडक्शन होता है। तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट का भी एक प्रोटोकॉल है कि आप जहां पे लिविंग एरिया है उसके 100 मीटर के आसपास पैडी फील्ड्स नहीं होने चाहिए या बैन होने चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट जो है 6% समथिंग ये भी अपनी क्या देता है? कंट्रीब्यूशन देता है। 6 to 14% तक ये कंट्रीब्यूशन देता है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो जाए। ठीक है, अब क्या है, थोड़ी बहुत नाइट्रस ऑक्साइड जो है ना, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड 2 to 3% ये भी थोड़ा बहुत रोल प्ले करते हैं। अब देखो एवरेज टेम्परेचर के अंदर ये जो हीट ट्रैपिंग का काम करती है, ये गैसेस क्या करती है? हीट ट्रैपिंग का काम करती है। क्या काम करती है बेटा? हीट ट्रैप कर लेती है। तो इनकी वजह से अराउंड टू एवरेज जो है वो 15 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है वो इनकी वजह से मॉडरेट होता है। अगर ये गैसेस एक्सेस में है ना, अगर ये गैसेस एक्सेस के अंदर है तो क्या हो जाएगा बेटा? एकदम से टेम्परेचर, अगर मान लो ये एक्सेस में है तो टेम्परेचर 15 to 18 डिग्री वेरी कर रहा है। अगर ये अपने मॉडरेट अमाउंट में है तो जो अर्थ का मान लो अभी 50, आपने देखा होगा गर्मियों में 45 to 50 के बीच में रहता है टेम्परेचर, 45, 46, कहीं का 47, 48, 49 है ना। तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड में मान लो, तो अगर ग्लोबल वार्मिंग ना हो तो क्या हो जाएगा? 18 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें से कम कर लो है, तो या 10 to 12 डिग्री भी हम कम करेंगे तो भी बहुत इम्पैक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड हम इजीली की सर्वाइव कर सकते हैं आराम से। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे अप्रैल के मौसम में होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब अगर ग्लोबल वार्मिंग में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है ना। ऑब्वियसली सी बात है कि इसका इम्पैक्ट किस किस पे पड़ेगा। देखो पहले तो क्या हो रहा है, क्या आपको पता है जो ग्लेशियर्स है ना, वो क्या हो रहे हैं? मेल्ट हो रहे हैं, यानी आइस मेल्ट हो रही है ग्लेशियर्स पे। आपने देखा होगा कि माउंट आबू जो है, माउंट एवरेस्ट जो है, सॉरी माउंट आबू नहीं, माउंट एवरेस्ट जो है उसके ग्लेशियर्स क्या हो रहे हैं? पिघल रहे हैं। तो आप ये देखोगे कि 5 किलोमीटर के अराउंड जो एरिया है उसका वो सारा क्या हो चुका है? मेल्ट हो चुका है। ठीक है, अब अगर मान लो सपोज करो हिमालय और माउंट एवरेस्ट के आसपास की सारी आइस मेल्ट हो जाए तो इंडिया जो है वो पूरा वाटर में सबमर्ज्ड हो जाएगा, यानी पूरा डूब जाएगा और लाइफ की एग्जिस्टेंस क्या होगी? खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, इन जो जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग है इसकी वजह से और क्या चीजें हो रही है। देखो अगर मैं डायरेक्ट प्लांट्स पे बात करूं, है ना, प्लांट्स पे बात करूं तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इंक्रीज हो गया, ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन कम हो गया बेटा, ट्रांसपिरेशन क्या हो गया? तो वाटर कंजप्शन बढ़ेगा। ठीक है, CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए मान लो एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस बढ़ गया, ट्रांसपिरेशन क्या हो गया? घट गया। ये इंक्रीज हो गया और ये डिक्रीज हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगी? प्लांट की रूट्स बढ़ जाएंगी। रूट्स क्या हो जाएंगी? लॉन्ग हो जाएगी। अगर रूट्स लॉन्ग हो गई तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज है उनका नंबर भी ऑटोमेटिकली बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या है? सारी चीजों का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर प्लांट में ट्रांसपिरेशन कम हो रहा है तो क्या करेगा? प्लांट ज्यादा से ज्यादा वाटर कंज्यूम करेगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। और जो एनवायरनमेंट है, अगर ट्रांसपिरेशन से क्या होता है बेटा, आसपास का जो प्लांट्स के आसपास का जो एरिया है वो कैसा रहता है? देखा होगा गर्मियों के दिनों में पेड़ के नीचे क्या होता है? थोड़ी ठंडक मिलती है, थोड़ी राहत मिलती है। तो वो जो टेम्परेचर है पेड़ के नीचे वो ऑटोमेटिकली कम कैसे होता है? इस ट्रांसपिरेशन की वजह से। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएगी। और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखा होगा सी में अगर आप देखोगे, अगर इन गैसेस का नंबर बढ़ गया तो क्या होगा बेटा? जितने भी फाइटोप्लैंक्टॉन्स और जूप्लैंक्टॉन्स होते हैं, क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। अभी फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं? ये होती है स्मॉल लिविंग, क्या होते हैं? ये प्लांट्स होते हैं, स्मॉल लिविंग प्लांट्स होते हैं जो कहाँ मिलते हैं? एक्वेटिक लाइफ में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? एक्वेटिक लाइफ में मिलते हैं। एग्जाम्पल क्या है बेटा? एल्गी। ठीक है, जूप्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं? ये स्मॉल एनिमल्स होते हैं। ये प्लांट्स होते हैं तो ये क्या होते हैं बेटा? एनिमल्स होते हैं, जस्ट लाइक अमीबा, पैरामीशियम,
है ना, क्लेमाइडोमोनास। तो ये सारी चीजें क्या है, ये कहाँ मिलती है, मराइन वाटर में, मराइन लाइफ में। तो मराइन लाइफ क्या हो जाएगी, एक्सेस CO2 बढ़ गई, CO2 वाटर के अंदर वो हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, आपकी जो एग्रीकल्चर है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, अभी मैंने बताया कि प्लांट्स पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तीसरी बात, आप लोगों की लाइफ पे क्या होगा, आप लोगों ने देखा होगा फिलेरियसिस एक बीमारी है, ठीक है, मलेरिया, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया, देखो फिलेरियसिस और ये सब क्या होता है, फिलेरियसिस में क्या होता है कि पैर के अंदर आपका जो पैर है वो कैसा हो जाता है, बहुत ज्यादा उसमें इंफेक्शन हो जाता है। दूसरी गट्स में हो जाता है, ठीक है, गट्स के अंदर भी हो जाता है, तो एस्केरिस फिलेरियसिस से होता है, ठीक है। तो डिसेंट्री वगैरह से स्टार्ट होता है, बाद में ये इन्फेक्शन फैल जाता है और इंसान मर भी सकता है। दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ बैक्टीरिया और वायरस, उन पर टेम्परेचर का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, वो एडवर्स कंडीशन में क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि कुछ बैक्टीरिया माइनस कितने डिग्री हो जाए, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, कुछ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी उन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उनकी जो बॉडी कवरिंग होती है उसके बाहर एक क्या होती है, प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसे कैप्सूल कहते हैं, और वो उसके अंदर क्या हो जाता है, उसके अंदर वो क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है, तो उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो इनका नंबर बढ़ जाएगा तो डिजीज का नंबर बढ़ेगा। दूसरी बात, अगर ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मेलानिन का जो प्रोडक्शन है वो इफेक्ट होगा, ठीक है। दूसरी बात, स्किन से रिलेटेड डिसीजेस हो जाएंगी। तीसरी बात, कैंसर के बारे में थोड़ा सा आगे बताऊंगी जब हम पढ़ेंगे कि है ना ओजोन डिप्लीशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो इम्पैक्ट है ये किससे होंगे, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। और इसके लिए हमें करना क्या चाहिए, इन गैसेस के लिए देखो ये CFC का प्रोडक्शन कम हो जाए, इसके लिए हमने क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया था सारी कंट्रीज ने, कि ये जो है ना, ये मैं उसमें ओजोन डिप्लीशन में बताऊंगी कि हम कम से कम क्या करेंगे, CFC का यूज करेंगे, कम से कम CFC का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। इसी के साथ ओजोन डिप्लीशन बता देती हूँ। ओजोन लेयर होती क्या है, देखो ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फियर के बाद एक सराउंडिंग मिलती है, ठीक है, उसे कहते हैं हम ओजोन की एक लेयर होती है। ये क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है उसका यूवी रेडिएशन में क्या होता है, ये ऑक्सीजन में टूट जाती है और ये फिर O2 मॉलिक्यूल के साथ मिलके क्या बना लेती है, O3 बना लेती है। ये O3 क्या करता है कि जितनी भी यूवी रेडिएशंस जो आ रही होती है सन से, उन्हें क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है और अर्थ पे आने से रोकता है, ठीक है भाई। ओजोन का जो डिप्लीशन है 2003 में देखा गया कि जो अंटार्कटिका वाला पोर्शन है वहां से देखे तो क्या हो रहा है, मान लो ये ओजोन लेयर है, अब ये यहां से कम हो रही है, ठीक है, ये मान लो अंटार्कटिका वाला रीजन है, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ये क्या दिखाई देगा कि यहाँ पे कुछ होल हो गया। तो क्या कहा गया 2003 में कि भाई ओजोन के अंदर क्या हो रहे हैं, होल हो रहे हैं CFC की वजह से। CFC की वजह से क्या हो रहा है, ओजोन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसके क्लोरीनेशन की वजह से, CFCl2, ठीक है, तो ये होती है। तो इसमें क्या होता है, एक क्लोरीन बाहर निकल जाता है, बाकी CFCl बच जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, क्लोरीनेशन प्रोसेस की वजह से क्या हो रहा है, O3 की क्या नहीं हो रही, बाइंडिंग नहीं हो रही है। दैट इज वाई क्या हो रहा है कि ओजोन लेयर डे बाय डे डिप्लीट होती जा रही है। तो इसी वजह से क्या करा था, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो गवर्नमेंट, सारी जितने भी 27 समथिंग कंट्रीज थी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये करा कि भाई आप लोग CFC का प्रोडक्शन कम से कम करेंगे। इसीलिए आपको पता है कि 5 जून को क्या बनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे बनाते हैं। ये एनवायरमेंट डे जो है इस चैप्टर से रिलेटेड है, नोट कर लेना। 5 जून को हर साल आप क्या बनाते हो, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे बनाते हो, कि जो हमारे एनवायरमेंट में जो कंसर्न रिसेंट जो जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, उन्हें क्या कर सके, कम कर सके, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन हो गया। उसके बाद एक टॉपिक है एसिड रेन, ठीक है। व्हाट इज एसिड रेन? एसिड रेन क्या होती है बेटा, कि रेन के अंदर क्या होना, एसिड्स का, एक्सेस में एसिड का क्या होना, प्रेजेंट होना, है ना, प्रेजेंस ऑफ एसिड इन रेन, ठीक है। ये कैसे होते हैं, एक होते हैं वेट जो भी क्या होते हैं बारिश के साथ आते हैं। दूसरा ड्राई जो होते हैं, ड्राई एसिड्स कौन से होते हैं, जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जो एयर के साथ क्या होते हैं, जिनका डिपोजिशन एयर के साथ हो जाता है, ठीक है। मेनली कौन कौन से, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये सारे जो एसिड्स हैं ये रेन के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो क्या होगा, वो उसे हम एसिड रेन कहेंगे, ठीक है। तो जो एसिड रेन है उसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, एक तो देखो एसिड रेन का भी सेम है कि जितनी भी एसिड्स अगर आप वाटर में प्रेजेंट है, तो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स है वाटर बॉडी के अंदर, वो सारे खत्म हो जाएंगे। अगर यहाँ पे अर्थ पे हो रही है, लैंड पे कहीं गिर रही है, तो क्या होगा,
प्लांट्स में कैमोफ्लेज हो जाएगा, लीव्स वगैरह उसकी क्या हो जाएगी, लीव्स वगैरह झड़ जाएंगी, ठीक है। अगर किसी में फ्रूटिंग हो रही है तो उसकी फ्रूटिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा, किसी में फ्लावरिंग हो रही है तो उसकी फ्लावरिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारे भी क्या हो जाएगा, स्किन एलर्जीज हो जाएगी, स्किन बर्न हो जाएगी, ठीक है। तो एसिड्स की वजह से तभी कहा जाता है कि बारिश, जो पहली बारिश होती है उसके अंदर नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि जितना भी एक्सेस एनवायरमेंट में कचरा होता है वो सारा क्या होता है, वो डिपोजिटेड होता रहता है, और वो एसिड रेन, वो फर्स्ट रेन के साथ सारा नीचे आता है, तो उससे क्या होता है, वो आपके लिए हार्मफुल होती है। जितनी भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स वगैरह है या फील्ड्स है उनमें भी क्या हो जाएगा, उनमें भी इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी बात, ये तो छोटे मोटे इम्पैक्ट है, इसमें जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर है, जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, हमारे यहाँ ताजमहल है। ताजमहल की बात करूं तो ताजमहल में क्या हो रहा है बेटा, इस नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, जिसकी वजह से ताजमहल का कलर कैसा हो रहा है, पेल येलो सा होता जा रहा है, ठीक है। अब हमें इससे बचने के लिए करना क्या चाहिए, तो जैसे फैक्ट्रीज है बड़ी बड़ी, उनमें चिमनीज लगानी चाहिए, उनके जो एयर फिल्टर्स होते हैं उन्हें साफ करते रहना चाहिए, ठीक है। व्हीकल्स के अंदर जो है सीएफसीज का या मीथेन का जो यूज होता है पेट्रोल के अंदर, मीथेन का जो प्रोडक्शन है, मीथेन का जितने परसेंट प्रेजेंट है वो कम से कम हो, ठीक है। और आप क्या करो, बायोगैस के का यूज करो, ठीक है, इको फ्रेंडली हो जाओ। हम क्या करते हैं, छोटी सी कहीं भी हमें 100 मीटर 150 मीटर 200 मीटर तक भी जाना होता है, तो विदाउट व्हीकल हम आजकल चलते नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ एसिड रेन के लिए भी क्या है, एसिड रेन के लिए भी, एसिड रेन को भी कॉज करती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद हम बात करें वेस्ट की, ठीक है। ये सारा हो गया हमारा एनवायरमेंट से रिलेटेड। दूसरी बात है वेस्ट, है ना। जितना भी आपके किचन से, जो भी किचन से या हाउस से है, जो भी आपके लिए अनवांटेड चीजें निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, गार्बेज कहते हैं या वेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब तो हम बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं, क्यों, क्योंकि हमने देखो गार्बेज जो जितना भी वेस्ट है वो कैसे हो सकता है कि फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ये बच्चों वाली चीजें बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि भाई बेटा फैक्ट्रीज का वेस्ट क्या होता है, किचन वेस्ट क्या होता है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट क्या होता है, लिक्विड वेस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो। या फिर ये कह लें कि सॉलिड वेस्ट तो जितने भी आपकी वेजिटेबल पील्स वगैरह है, ठीक है। फिर वेस्ट भी दो तरह के होते हैं, ये थोड़ा बता देती हूँ मैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, जो इजीली कंपोस्ट हो जाए, ठीक है। और ये क्या नहीं होता है, ये कंपोस्ट नहीं होता है। इससे क्या बनता है, ह्यूमस बनता है, ठीक है, या मैन्योर बनता है। और इससे क्या बनता है, टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये इजीली डिस्पोज हो जाता है, इजीली डिस्पोज हो जाता है, और ये इजीली डिस्पोज नहीं होता है। तो ये क्या है, जो भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जो इजीली डिस्पोज हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, जैसे आप अगर मिट्टी में दबाओगे तो कुछ टाइम बाद वो मैन्योर या मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज बायोडिग्रेडेबल। और जो नहीं होता है, जस्ट लाइक प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक के कंटेनर है, आयरन कंटेनर्स है, मेटल के कंटेनर्स है, वो सारे क्या नहीं होते, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मतलब उनको आप कुछ और वेस्ट, कुछ और काम में यूज ले सकते हो, बट इनके अंदर यूज नहीं ले सकते हो। तो इसके लिए क्या है कि देखो, दो टाइप के डस्टबिन बनाए, फिर कौन कौन से, ग्रीन और ब्लू। ग्रीन के अंदर जितना भी आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो डालते हो, और ब्लू के अंदर जितना भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो सारा आप डालते हो। तो ये तो है वेस्ट। उसके बाद आप इस वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करोगे, वेस्ट तो आपने बहुत सारा प्रोडक्शन कर दिया, अब इस वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करोगे, ठीक है। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि रिसाइकिल करो, रीयूज करो, ठीक है, पढ़ते आ रहे हो या नहीं पढ़ते आ रहे हो कि हर चीज को क्या करो, रिसाइकिल करो, उसको फिर रीयूज करो, ठीक है। जितने भी आप ये प्लास्टिक वगैरह है इनको क्या कर लो, रिमोल्ड कर लो कि कुछ और चीज में कर लो, ठीक है। रिमोल्ड करने के बाद आप इसको लो कैटेगरी का बन जाएगा। जैसे पेपर्स है, पेपर का भी आप क्या करो, कम से कम जितना भी वेस्ट निकल रहा है उसको क्या कर लो, रिसाइकिल कर लो। रिसाइकिल से लो क्वालिटी के पेपर बनेंगे तो उन बुक्स को आप यूज कर लो, या उन कॉपीज को आप नोटबुक्स को यूज कर लो रफ वर्क के लिए, ठीक है। तो ये सारे क्या है, वेस्ट का मैनेजमेंट है। तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आप क्या करोगे, पहले तो वेस्ट का डिस्पोज होना बहुत जरूरी है। अब डिस्पोजल से बात आई, वेस्ट डिस्पोज आप कैसे करोगे। माना कि आपने डस्टबिन में डाल दिया, अब वो डस्टबिन में डालने के बाद आप क्या करोगे, उसको डंप्स पे पहुंचाओगे या लैंड फिलिंग्स। लैंड फिलिंग्स क्या होती है कि जितना भी टाउन का वेस्ट होता है उसको ले जाके क्या कर दो बेटा, बाहर कहीं
यानी थोड़ा पहले से डिस्पोजल का बात बता देती हूँ, फिर मैनेजमेंट बताऊंगी। पहले आप डिस्पोज करना है वेस्ट को, तो कैसे करोगे? तो लैंडफिल्स होते हैं सिटीज से बाहर या टाउन से बाहर, वहां पे क्या करते हैं कि जो नॉर्मल लैंड की साइज होती है उससे कुछ कम साइज की, जैसे गड्ढे होते हैं ना बड़े बड़े, उसके अंदर उस डंप को डाल दिया जाता है और कवर कर दिया जाता है। ठीक है, अब इस बेस को इंक्लिनेशन होता है एक, यानी इसे क्या करना? बर्न करना। बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। इसमें क्या बनेगा? ऐश बनती है। क्या बनती है? इसमें ऐश बनेगी। एक और प्रोसेस होता है पायरोलाइसिस। इसके अंदर क्या होता है? ये होता है एनारोबिक बर्निंग। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बनता है? इसके अंदर थोड़ा सा क्या बनता है? कुछ गैसेस का प्रोडक्शन होता है और कुछ जो होता है वो कंपोस्ट टाइप में बनता है ना, कुछ थोड़ा बहुत मैं कह सकती हूँ मैन्योर टाइप्स में बनता है। तो इसके अंदर क्या है? ये सेफ है। ठीक है, और जितनी भी ऑर्गेनिज्म होती है, जिनकी भी डेड बॉडीज वगैरह होती है, वो 1000 सेंटीग्रेड यानी 600 से अबव डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 सेंटीग्रेड तक क्या कर दी जाती है? बर्न कर दी जाती है, जिससे कि क्या हो जाए? वो एकदम से खत्म या डिस्पोज हो जाए। ठीक है, दूसरी बात और क्या कर सकते हो आप? कंपोस्टिंग है ना, सबसे इजी चीज क्या है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कंपोस्टिंग क्या होती है? देखो, कंपोस्ट के बनाना क्या होता है कि बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रेजेंस में क्या करना? वेस्ट को क्या करना? डिकम्पोज करना। ठीक है, अब अगर अर्थवर्म, ऑर्गेनिक मैन्योर सुना है, वो उसमें क्या करते हैं? अर्थवर्म को डाल दिया जाता है ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर, यानी सब्जी वगैरह, डंग वगैरह जो भी होता है ना, फीकल मैटर जो भी होता है, उसको एक जगह पे इकट्ठा करता है, उसमें अर्थवर्म वगैरह डाल दिया जाता है। उससे क्या होता है? मीथेन का प्रोडक्शन होता है और मैन्योर बन जाता है। उस मैन्योर को तो आप क्या करते हो? क्रॉप्स में यूज कर लेते हो। जो मीथेन होता है उसे बायोगैस के फॉर्म में क्या कर लेते हो? हाउस के अंदर यूटिलाइज कर लेते हो। किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और क्या करने के लिए? कुकिंग के लिए यूज कर लेते हो। ठीक है, ये गोबर गैस प्लांट सुना होगा है ना, ये मीथेन गैस से ही बनता है। और इसका जो ये 2000 के आसपास या 2005-6 के आसपास इसका जो है ना, ये बहुत ज्यादा उसमें आया था ट्रेंड में। ठीक है, खूब सारे बच्चों से क्या बोलते हैं, होमवर्क में भी दिया जाता था, हॉलीडे होमवर्क्स में या फिर प्रोजेक्ट्स में, या फिर कुछ लाइव करना हो, साइंस का कोई फेयर वगैरह हो, तो उसमें बहुत गोबर गैस बनाई है बच्चों ने, है ना। तो वो यही है कि वो क्या होता है? कंपोस्टिंग हो जाती है, वो मैन्योर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और जो गैस है उसको आप यूज कर लेते हो। फिर उसके बाद इसमें एक जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है मैनेजमेंट। अब आप उसको मैनेज कैसे करोगे? मैनेज करने के लिए आपको सिंपल एक 5R का फॉर्मूला दे रखा है, रिसाइकिल करो, रीयूज करो, रिलोड करो। ठीक है, तो ये चीजें आप बचपन में पढ़ चुके हो, इन पे इतना एम्फेसिस देने का, मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस नहीं दिया जाता है। बस इसमें वेस्ट में आपको एसिड रेन के बारे में पता रखना है मैनेजमेंट के लिए। और आप क्या कर सकते हो? जितनी भी फैक्ट्रीज है उनके अंदर क्या लगा सकते हो? स्क्रबर लगा सकते हो। ठीक है, एयर स्प्रेज लगा सकते हो, ताकि क्या हो? चिमनीज लगा सकते हो, ताकि क्या हो कि बेटा जो गैसेस का प्रोडक्शन हो रहा है वो कम से कम हो। ठीक है, जितनी भी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज है वो कहाँ हो? आउटसाइड द टाउन हो। ये जो बच्चों वाली चीजें जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो पॉल्यूशन और इन टॉपिक्स में क्या है कि बिल्कुल कॉमन होते हैं। ठीक है, और पेपर वेस्ट कम से कम करो। ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट जिसे है वो उसे अलग डिपॉजिट करो। ठीक है, उन एरिया को कवर्ड रखो जिससे क्या नहीं हो? बैक्टीरिया की प्रोडक्शन ना हो या आसपास में डिसीज स्प्रेड ना हो। ठीक है, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको एक जगह इकट्ठा करो और उसको किसी बाहर ले जाके, ठीक है, हाई उस पे क्या कर दो? बर्न कर दो। दूसरी चीज है ड्रेनेज सिस्टम को क्लीन रखो। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम अगर आपका क्लीन होगा तो ये जितना भी सॉलिड और लिक्विड वेस्ट आप अलग अलग कर रहे हो, इससे क्या होगा? इससे बाद में फिल्टरेशन के अंदर क्या नहीं होता? दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अगर क्या होता है हमारा ड्रेनेज सिस्टम, अगर इंडिया की बात करूं तो बहुत ही गंदा है, एज यू नो कि सॉलिड वेस्ट भी उसी में जा रहा है। ठीक है, उन्हीं ड्रेन्स में जा रहा है, लिक्विड वेस्ट भी उन्हीं में जा रहा है, वो ब्लॉक हो रही है, बहुत सारी क्या हो रही है? डिजीजेज हो रही है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये इन चीजों को मैनेज करने के लिए पर्सन टू पर्सन, मतलब हर एक पर्सन को अवेयर होना पड़ेगा। अवर एनवायरमेंट चैप्टर मार्क्स गेनिंग है माना, इसके अंदर से क्या होता है बेटा?
बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है, बायोटिक अबायोटिक। दूसरा फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है। तीसरा ट्रॉपिक लेवल से। और चौथा कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दूसरी चीज इसके अंदर जाएगी वो ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है। पिरामिड्स क्या होते हैं, थोड़ा बहुत इससे फूड चेन फूड वेब इनफ। इसके अंदर से केस स्टडी आने की, देखो इसके अंदर से केस स्टडी आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो केस स्टडी के लिए आपको ये सारी चीजें एसिड रेन वगैरह पता होना चाहिए कि नाइट्रिक ऑक्साइड, क्योंकि एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखा और एस चांद में भी शायद एसिड रेन को डिस्क्राइब नहीं कर रखा, पर सैंपल पेपर्स वगैरह में हम देखे केस स्टडी को, तो क्या है एसिड रेन के बारे में कहीं कहीं कुछ कुछ चीजें दे रखी है। और एसिड रेन किन एसिड्स की वजह से होती है, जरूरी थोड़ी ना उस केस स्टडी के अंदर आपको आंसर ही दे रखे हो, तो वो पता होना चाहिए। दूसरा, रिसेंट हमारे इंडिया में जो ताजमहल जो डिटोरिएट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, इसी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें करना चाहिए। तीसरी बात, एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, एवरी ईयर सेलिब्रेट जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन के लिए 27 कंट्रीज ने कौन सा प्रोटोकॉल साइन किया था, क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया था कि हम सीएफसी का प्रोडक्शन क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। ओजोन लेयर किस लेयर पे है, स्ट्रेटोस्फियर में। अर्थ की कौन सी लेयर है, सेकंड लेयर है, ठीक है। ये मीजोस्फियर से पहले, ठीक है, और स्ट्रेटोस्फियर के बाद में बीच में इन मिड बिटवीन कुछ सिचुएटेड है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर आपको जो भी पढ़ना हो प्लीज आप कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, है ना। लाइक आवर वीडियो, शेयर आवर चैनल। थैंक यू।